हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्लानिंग में जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा टास्क एनालिसिस, उसका जो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों को पहचानना। आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक लेकर चलेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जब हम बात करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो एक कंसेप्ट सीधा सीधा यही निकल कर आता है कि जब तक हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाते, उद्देश्य नहीं बनाते, तब तक हमारी शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं होती। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा। जो फर्स्ट पॉइंट था मैनेजमेंट में प्लानिंग यानी नियोजन का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इट इज एन in the process of teaching learning, after analyzing the syllabus, the teacher necessarily determines the objectives of analyzed lesson, because without determination of objective the teaching process of the teacher remains incomplete. जब तक पूरी ही नहीं मानी जाती, जब तक शिक्षक अपने उद्देश्य, जो कंटेंट उसे पढ़ाना है, उसके लिए उद्देश्य तैयार नहीं करता। दिस टास्क इज डिटरमाइंड, द ऑब्जेक्टिव शुड बी डन वेरी केयरफुली। द जस्टिफाइबल रीजन फॉर विच इज दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचर एंड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन दिस। जो शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया है वो सीधे सीधे उद्देश्यों पर ही निर्भर होती है। The most important thing for the teacher is that it's what kind of change is likely happen in the students by teaching the concerned lesson, and also whether there have been any radical change in the behavior of student. जो कंटेंट टीचर को पढ़ाना है, उस कंटेंट को पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, क्या उस परिवर्तन का हम मूल्यांकन कर पाएंगे? जो हम अपेक्षित व्यवहार चाहते हैं उस कंटेंट, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, वो कहां तक अचीव किए जा सकते हैं? Explaining the concept of objective, NCERT has said that objective is the aim towards which the work is done. उद्देश्य वो है जिनकी दिशा में हम कार्य करते हैं। That is, objective is that systematic change which is achieved by action or for which we do action. उद्देश्य वो हैं जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। यानी कि अगर उद्देश्य ही नहीं है तो हम कार्य ही नहीं करेंगे। अब कंसेप्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, और एम और गोल यानी कि लक्ष्य के बीच में क्या डिफरेंस है। साधारण तौर पर कहा जाए कि दोनों लगभग सेम है, लेकिन जब हम शिक्षा में आते हैं तो हाँ, इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। बात करते हैं उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में। पहले डिफरेंस समझते हैं, या साथ के साथ कंसेप्ट भी समझेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं are limited and are determined by the teacher themselves, कि जो उद्देश्य हैं वो छोटे रहते हैं और टीचर के द्वारा बनाए हुए होते हैं, डेफिनेट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं, एंड द गोल्स ऑफ एजुकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन लाइज एंटायरली टू द टीचर्स एंड स्कूल। और क्योंकि इनका निर्माण स्कूल और टीचर के द्वारा किया जा रहा है, तो इनके पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर रहेगी। लेकिन जब हम लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, ब्रॉड इन नेचर, बहुत विस्तार है, एंड डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ एंटायर नेशन सोसाइटी बेस्ड ऑन कंट्रीज सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बैकग्राउंड। राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य रहते हैं जिसमें पूरा देश, समाज, वहां की पॉलिटिक्स,
वहां का धर्म, ये सारे बैकग्राउंड उस पर असर डालते हैं इनके निर्माण करने में। और इट इज नॉट ओनली विद द स्कूल बट आल्सो विद द सिटीजन्स ऑफ एंटायर नेशन। इन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं, पूरे धर्म, समाज, संप्रदाय, परिवार, पड़ोस, स्कूल, नेशन सबकी होती है। फिर द सोर्स इज साइकोलॉजिकल, कि उद्देश्यों का जो आधार है वो मनोविज्ञान है, और यहाँ पर सोशियोलॉजिकल फिलॉसफी है, लक्ष्य का जो आधार है। दे आर क्लियर, डेफिनेट एंड अचीवेबल, साफ, सीधे, स्पष्ट, पारिभाषित है, इन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। अचीवेबल है, क्लियर नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते, फिक्स्ड बट वेरिएबल्स एंड हेंस ओनली आइडियाज विच आर डिफिकल्ट टू अचीव। लक्ष्यों को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल रहता है। देन दे कैन बी अचीव्ड इन लेस टाइम एट लेस कॉस्ट, कम समय में और कम खर्चे के प्राप्त किए जा सकते हैं। दे आर एक्वायर रिलेटिवली मोर टाइम मनी टू बी ऑब्टेन, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा पैसा लगता है। देन दे प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस फॉर टीचिंग, पॉलिसीज एंड इवैल्यूएशन, नियम, सिद्धांत और उनका मूल्यांकन करने के लिए सीधे स्पष्ट रहते हैं। एंड दे कंटेन्स क्लियर गाइडेंस फॉर इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजीज, कोई भी क्लियर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। फिर बात आती है द टीचर डिसाइडेड एज पर हिज कन्वीनियंस, जो उद्देश्य हैं वो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो अपने अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसे निर्धारित करता है, और ये क्योंकि सोशल फिलॉसफी है पर बेस्ड है। दे आर क्वाइट लिमिटेड, द एरिया इज वाइड, बहुत बड़ा है, वो छोटा है। दे आर क्लियर, स्ट्रक्चर, डेफिनेट, टू द पॉइंट। दीज आर ऑफ्टन वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर एंड पॉइंट टू बी डेफिनेट। ये पॉइंट लगभग पहले भी आ चुका है कि क्लियर नहीं है, विस्तारित है। दे आर नॉट क्लियर, डिफाइंड। देन दीज आर फुली 100% अचीवेबल, 100% अचीव किया जा सकता है, बट they are present to us in ideal form which are difficult to achieve complete. इन्हें 100% अचीव करना मुश्किल है। These are achieved in short time, hence they are called immediate objectives, क्योंकि कम समय में प्राप्त कर सकते हैं तो immediate objective कहलाते हैं, और इन्हें प्राप्त करने में पैसा, प्लान, समय सब ज्यादा लगता है, और फिर भी अचीव होने के लिए कोई श्योरिटी नहीं है। Objectives are statement which specify in precise language that what the students will be able to do at the end of instruction, क्योंकि स्पष्ट है, साधारण है, तो समझाया जा सकते हैं अपनी साधारण भाषा में भी। These are broad general, क्योंकि विस्तारित है। Statement sometimes vogue in meaning, इसके जो अर्थ हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। Shape and character of an educational program, तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में। अब बात आती है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑब्जेक्टिव्स लेकर चल रहे हैं तो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, तो इन द वर्ड्स ऑफ B.S. ब्लूम, with the help of educational objectives, not only are instruction given to the creation and teaching of the curriculum, but they are also used in the specification of techniques of evaluation, कि केवल इनका काम करिकुलम तक नहीं है, उसके इवैल्यूएशन तक भी जाता है। It is clear that these educational objectives of philosophical nature not only provide instruction for the creation and teaching of the curriculum, but also helpful in specification of techniques of evaluation. केवल सिलेबस करिकुलम तैयार करने तक ही सीमित नहीं है, क्या होगा, कैसे निर्माण किया जाएगा, किस आधार पर रहेगा, कितनी टेक्निक्स यूज होंगी, और लास्ट में उसका इवैल्यूएशन भी किस प्रकार से किया जाना है।
Clarifying this, further some scholars have said educational objectives refer to the change that occur in students. कि बच्चों में भी जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, बच्चों के में जो परिवर्तन आ रहा है, वो भी इसका ही हिस्सा है. Which are planned through educational activities. शिक्षा की क्रियाओं के द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है बच्चे में, वो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ही एक हिस्सा है. These are broad and specific use of education schools achievement possibles through of objectives. Teaching objectives are determined to achieve specific objectives. ये तो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है. अब बात आती है हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. अधिगम के लिए क्या उद्देश्य है? शिक्षण उद्देश्य. टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ्टन नैरो, छोटे रहेंगे शिक्षण के उद्देश्य. स्पेसिफिक एंड क्लियर, द नेसेसरी मीन्स टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट. और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण के उद्देश्य तैयार करते हैं. These direct and practical teaching objectives are directly related to the objectives of learning. और टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम अधिगम के उद्देश्य तैयार कर रहे हैं. ड्यू टू विच दे इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस टू मेक सिंपल एंड डायनामिक. द रियलिटी इज दैट ड्यू टू ऑब्जेक्टिव ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट गेट organized in a certain direction, due to which the desired change occurs in their behavior. जब हम एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं कि इस दिशा में चलकर हमें बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने हैं, और परिवर्तन लाने के लिए हमें इन माध्यमों का, इन विधियों का, इन प्रविधियों का प्रयोग करना है ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके. It is also necessary to explain here that there is a lack in order in aimless activities. अगर हम एम बनाकर नहीं चल रहे, लक्ष्य बनाकर नहीं चल रहे, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो दिशा विहीन हो जा सकता है. In this way, organizing activities are conducted to haphazard manner, due to which the desired changes are not reflected on the students. Saxena and O'Brien, while discussing the important and necessity of teaching objectives in their book Fundamental in Education Technology and Management, have written that clear teaching objectives are required for change in field of knowledge, application, skill, interest, aptitude, appreciation, attitude, character and personality of the students. बच्चे की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए हमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की आवश्यकता है. अब डिफरेंस देखते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, क्योंकि जब हम कोई कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा हूं कि उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है, या उसका एक कंप्लीट नॉलेज उसी में प्रोवाइड की जाए. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वेरी जनरल एंड ब्रॉड एंड नैरो एंड स्पेसिफिक. अब हम ये शिक्षा के उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और ये शिक्षण के. इट कंटेन्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों में शिक्षण उद्देश्य एक भाग है. इट इज विद द हेल्प ऑफ दैट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. और इनके लिए माध्यम से ही हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं. दे आर their source is social philosophy and their source is psychological. मनोविज्ञान पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है. They are achieved over long period of time, ज्यादा समय लगता है, और यहाँ पर ये केवल एक लेक्चर में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्य हैं, उसी लेक्चर के हिसाब से उसके शिक्षण उद्देश्य तैयार किए जाते हैं. All subject of education are related to education objectives. जो भी पूरा सिलेबस है, जो भी पूरा कंटेंट है, वो सारा आता है, लेकिन टीचिंग में डिफरेंट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तैयार होते हैं.
ये इसके में वेरिएबल्स हैं, ये डेफिनेट रहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एटसेट्रा आर द मेन एग्जांपल्स। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड आर मेन एग्जांपल्स। जो छोटे हैं, आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, कम समय में अचीव किए जा सकते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। यहां पर बात आती है नीड, क्यों आवश्यकता है हमें इन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की। तो along with this there is a need to eliminate the uncertainties related to explanation and to specify the teaching objectives. This is through democratic task. कि हमें जो अनसर्टेनिटीज हैं उन्हें हटाना है, और ये तभी हटेंगी जब हमारे पास एक प्रॉपर टास्क होगी, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा, किस दिशा में हमें कार्य करना है। ये दिशा हमें शिक्षण के उद्देश्य बताते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग एम्बिग्यूअस एंड डिफिकल्टीज। विरोधाभास और जो समस्याएं रहती हैं टीचर के लिए क्लासरूम में, वो सब क्लियर हो जा करती है। इट्स स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन हेल्प्स बोथ टीचर एंड लर्नर्स, दोनों के लिए यूजफुल है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। इट इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग लर्निंग पॉलिसीज, सीखने के लिए हमारे क्या पॉलिसी है, क्या नियम है, क्या दिशा निर्देश है, उनके लिए उपयोगी रहता है। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द पर्पज ऑफ presenting the overall level of syllabus and for providing conceptual and further assistance in learning the syllabus. इस पाठ्यक्रम को समझने में आसानी मिलती है, समझाने में आसानी मिलती है। It also needed make a curriculum effective. करिकुलम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में ये रहता है, और हमारे जो सीखने के ऑब्जेक्टिव्स है उनको बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स मेक्स मेजरमेंट ऑफ आउटकम एक्टिविटीज, कि जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है उसके मेजरमेंट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया, तो हर बच्चे का व्यवहार में उतना ही परिवर्तन नहीं आएगा। तो हर बच्चे के व्यवहार के लिए हमें एक नई तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, नए तरीके से इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कि जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि उद्देश्यों को भी हमने क्लासिफाई किया है किस प्रकार के होते हैं, तो the classification of learning objectives educationists like Megar, Karthwal, etc. are mainly remember for his regards. Professor B.S. Bloom, ये नाम बहुत बार आएगा, क्योंकि जब हम उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो B.S. Bloom की जो टेक्सोनॉमी है वही आती है सभी जगह। His colleagues have made special contribution to show that B.S. Bloom and his colleagues has presented description in 3 aspects. 3 विभागों में विभाजित किया है उद्देश्यों को, शिक्षण उद्देश्यों को। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा इफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। In 1956, Bloom presented the classification of cognitive aspects. In 64, Bloom, Karthwal and Massa presented the classification of emotional aspects. Emotional aspects को हम कहते हैं affective domain. And in 1969, Mr. Simpson presented the classification of functional aspects. Functional aspects को हम कहते हैं psychomotor, यानी कि क्रियात्मक। In this way, Bloom had to be special contribution in classification of 3 aspects:
behavior change, the student which commonly present classification is called Bloom's taxonomy of objectives. ये इसका प्रॉपर नाम निकल कर आता है। जैसे हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी कहें, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन कहें, या शिक्षण के उद्देश्यों के लिए ब्लूम। तो ये वो क्लासिफिकेशन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। क्योंकि बीएड लेवल पर हम जो ट्रेनिंग टीचर्स तैयार कर रहे हैं वो बच्चे के फाउंडेशन को तैयार कर रहा है। इस चीज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष की। जब हम ज्ञानात्मक के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 6 एस्पेक्ट निकल कर आते हैं। पहला है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। देन कॉम्प्रिहेंशन, इसे अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, सीधी सी चीज समझना। देन एप्लीकेशन, उसे प्रयोग करके देखना। फिर एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये 6 पॉइंट्स आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर बात आती है अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन में भी 6 पॉइंट्स आते हैं निकलकर, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग मतलब ग्रहण करना, रेस्पॉन्स उसे करके देखना, जवाब देना या व्यवहार को दोहराना। वैल्यूइंग मूल्य निर्धारित करना, मूल्यों का निर्माण करना। देन कंसेप्चुअलाइजेशन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, और ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था, और कैरेक्टराइजेशन यानी कि चारित्रीकरण। इसके बाद बात आती है साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन में हमारे 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स। परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण, सेट व्यवस्था, गाइडेड रेस्पॉन्स यानी रास्ता बताया जा रहा है, निर्देशन दिया जा रहा है, मैकेनिज्म उसका कार्य प्रणाली, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स, उसके व्यवहार में वो चीज सेट हो जाती है। साधारण तौर पर अगर हम बात करें तो अगर हमें बच्चे के ज्ञान यानी कि नॉलेज को डेवलप करना है, मस्तिष्क का विकास करना है, तो हम ज्ञानात्मक पक्ष लेकर चलते हैं। अगर हमें बच्चे के भाव, इमोशंस को डेवलप करना है, उसके कैरेक्टर को डेवलप करना है, तो हम अफेक्टिव डोमेन लेकर चलते हैं। और अगर हमें बच्चे की क्रिया, एक्शन, स्किल, कौशल को डेवलप करना है, तो हम साइकोमोटर डोमेन लेकर चलते हैं। जैसे हमारे डोमेन्स हैं वैसे ही हमारे डिफरेंसेस चले आते हैं। इसके बाद पहले बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन पहला डोमेन है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाइड बाय मिस्टर ब्लूम suggest that maximum knowledge is imparted to students. Effort are made to develop cognitive aspect of children as much as possible with the help of various subject taught in schools. कि बच्चे के ज्ञान का विकास करना है, तो बच्चे के ज्ञान का जो विकास की प्रक्रिया है वो ज्यादातर सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाएगी, और वो सब्जेक्ट के लिए स्कूलों का अहम योगदान रहता है। इट इज क्लियर दैट रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, प्रत्यास्मरण और पुनर्स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ज्ञान के विकास में। रिलेटेड टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट आर ऑब्जर्व टू बी
active through psychological process only. According to this, the following knowledge is understood through cognitive objectives. कि अब ज्ञानात्मक पक्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज आती है ज्ञान की। अब ज्ञान के लिए पहले बात आती है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, कि सामान्य चीजें, सामान्य फैक्ट्स उसको याद है, लेकिन साथ में उसको विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उस विशिष्ट ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। देन नॉलेज ऑफ बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को, हमारे विश्वासों को। देन नॉलेज ऑफ डायनामिक ऑफ प्रोसेस एंड इवेंट्स, जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी नॉलेज। मेथड्स एंड टेक्निक्स, विधियां और तकनीकियों की। देन नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज फाउंडेड विद इन द सब्जेक्ट, किस विषय में जो विभेदीकरण है, उसका क्लासेस है, उसकी जो कैटेगरीज है, उनका ध्यान। एंड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन, कि नियम सिद्धांतों का और उन नियम सिद्धांतों के सामान्यीकरण की भी जानकारी बच्चे को हो। In education objectives of cognitive domain, in order to develop the cognitive aspects with the help of cognitive objectives, it has been classified into 6 categories or levels. Cognitive domain भी 6 levels में divided है, या 6 categories में। पहला knowledge, दूसरा comprehension, तीसरा evaluation, and this knowledge, comprehension and experimentation are considered to be low level. Analysis and synthesis are considered to be comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation and evaluation of high level. 6 भी lower level, middle level और higher level में divide है। ये है जो 6 levels हैं। ये पहले 3 है। पहले बात करते हैं नॉलेज की, यानी ज्ञान के बारे में। जब हम ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को अर्जित करने के लिए। कोई चीज अगर हमने सीखी है, यानी कि हमारे पास उसका ज्ञान मौजूद है। तो जब हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो ज्ञान में पहले बात आ जाती है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज के बारे में हमें जो ज्ञान है, एक हो गया सामान्य ज्ञान और एक हो गया विशिष्ट ज्ञान। तो सामान्य के साथ क्या है, उसका विशिष्ट ज्ञान की जानकारी भी है। फिर नॉलेज ऑफ रिसोर्सेस, कि उसके स्रोत क्या है ज्ञान के, यानी कि जो नॉलेज है उसकी सोर्स क्या है। और नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, कि जो वास्तविक सच्चाइयां हैं, यहां पर केवल जनरल चीजें ली है मैंने, जो वास्तविक सच्चाइयां, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो। तो जनरल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज और उस नॉलेज के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, जहां से हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर बात आती है कॉम्प्रिहेंशन, यानी अंडरस्टैंडिंग या समझ के लिए। तो टू अंडरस्टैंड, जो चीज अगर हमें समझ में आ गई तो हम क्या कर पाएंगे, उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर टू साइट और एक्सट्रापोलेट, हम उसे याद रख सकते हैं, उसे दोहरा सकते हैं, समझा सकते हैं, समय आने पर उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कब है, अगर हमें वो चीज समझ में आ गई है। और तीसरा है एप्लीकेशन, यानी उस चीज को प्रयोग में लाना। इसमें जो बात आती है टू जर्नलाइज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि जो नियम सिद्धांत है जिसके आधार पर हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी पूरी जानकारी होना। टू डायग्नोज, उसका डायग्नोज करके आना, यानी कि उसका हम गहराई से समझते हैं, अध्ययन कर चुके हैं और इसमें जो
पूरी चीजें हैं उनकी जानकारी हमारे पास है यूजिंग द टेक्स्ट। उस चीज को हम शब्दों के माध्यम से, मौखिक या लिखित टेक्स्ट के रूप में, उस चीज को हम दूसरे व्यक्ति तक भी समझा सकते हैं। अब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, इन तीनों में भी एक संबंध है और आगे भी जो चलेगा कि अगर हमारे पास उस चीज की नॉलेज है, अगर मैं उदाहरण लूं कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज की, अगर मुझे नॉलेज है, अगर मैं यहां उदाहरण लेकर चलूं न्यूटन के नियमों का, तो अगर मुझे उस न्यूटन के नियमों की ज्ञान है तो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं जब वो मुझे समझ में आ जाएंगे। अगर मुझे ज्ञान ही नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा तो मैं एप्लीकेशन तक भी नहीं जाऊंगा। तो पहले हमें बच्चे के ज्ञान को डेवलप करना है। जब उसका ज्ञान डेवलप हो जाएगा तब वो धीरे धीरे उस चीज को समझना शुरू करेगा। जब वो उस चीज को समझ जाएगा, एक्सप्लेन कर सकता है, साइट कर सकता है, याद रख सकता है, तभी वो उस नियमों को अप्लाई कर कर देखेगा, उन नियमों को समझेगा, डायग्नोज करेगा और फिर अपने तरीके से उसको समझा पाएगा, उपयोग में ला पाएगा। फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब एनालिसिस में फिर से वही विश्लेषण करते हैं हम, यानी कि पूरे कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एनालाइज द एलिमेंट, एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स एंड एनालाइज सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स। वही जो हमने कंटेंट एनालिसिस में करा था, टास्क एनालिसिस में करा था, वही चीज कि एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने कंटेंट को, उसे एनालाइज कर रहे हैं और उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस प्रदान कर रहे हैं। फिर सिंथेसिस, इसी का उल्टा, अमेजिंग कम्युनिकेशन, मेकिंग अ प्लान, फाइंडिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। जिन चीजों को हमने एनालाइज किया है उन्हें वापस एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए हम अपना कम्युनिकेशन तैयार कर रहे हैं एंड प्लान तैयार करेंगे और फाइंडिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, जो विशिष्ट संबंध हैं उन्हें स्थापित करेंगे। और फिर आखिर में आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखें तो डिसीजन बाय इंटरनल विटनेसेस हाई लेवल एंड डिसीजन बाय एक्सटर्नल विटनेसेस, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में जब हम बच्चे से ये चीज इवैल्यूएट कर रहे हैं कि टीचर ने जो पूरे 35 मिनट का लेक्चर में अपना कंटेंट डिलीवर करा है वो इंटरनली कितना डेवलप हो पाया बच्चे में, और एक्सटर्नली भी कहां तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो थे, वो कहां तक अचीव हो पाए हैं। तो ये भी सिंथेसिस, एनालिसिस और सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये जो प्रॉपर 6 पॉइंट्स है, पूरी एक साइकिल तैयार करती है। क्योंकि ये इवैल्यूएशन नेक्स्ट टाइम जब हम क्लासरूम के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा, नॉलेज के लिए, इन शॉर्ट। अब डीपली समझते हैं नॉलेज में कि ज्ञान में क्या कैसे होना है। तो it is related to the creation of necessary condition for the students to recall and recognize. पुनर्स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, वर्ड, फैक्ट्स, रूल्स, इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल। शब्द, फैक्ट्स, रूल्स, इंफॉर्मेशंस का in terms of syllabus there are the following 3 levels of knowledge in class. Knowledge of specific things. Knowledge of specific things means recall. Specific words, information, and the specific knowledge is divided into 2 parts. Knowledge of terms, knowledge of specific facts. इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कि बचपन में जब हम फर्स्ट टाइम नर्सरी
या स्कूलिंग स्टार्ट जब हम कर रहे हैं, तब हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमें उस लेवल पर टफ लगती थी। छोटा सा एग्जांपल है, ABCD याद करना, 1 2 3 टेबल्स याद करना, SANR याद करना, उस लेवल के बच्चे के हिसाब से डिफिकल्ट लगता था, लेकिन आज कोई बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन चीज वही है। तो वही बातें आती हैं यहाँ पर कि सामान्य जानकारी और विशिष्ट जानकारियों का ध्यान रखना, और उन टर्म्स और उन स्पेसिफिक फैक्ट्स को पुनः प्रत्यास्मरण और याद करना। दिस नॉलेज of terms is the knowledge of specific verbal, non-verbal context and common syllabus. In this, knowledge of many words and their general meaning is obtained by defining objectives and describing the qualities, relations and parts. कि कोई अगर एकदम से कुछ ऐसा पूछने लगे जो हमने बहुत साल पहले पढ़ा था, तो हमें वो थोड़ा सा टाइम लगता है रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए। सेम वही चीज है। तो the facts, acquiring knowledge, event, dates, place, special persons, etc. कि जो चीजें हमने करी हैं, एक्सपीरियंस है, सीखी हैं, लेकिन बहुत टाइम से प्रैक्टिस में नहीं है, तो ये वो सारी चीजें हमारी नॉलेज पे आती हैं। फिर taking appropriate decision by conducting systematic study and relation of various sources, the method of 5 parts. अब 5 parts आते हैं। knowledge of conventions, knowledge of trends and sequences, knowledge of criteria, knowledge of methodology, knowledge of classification and categories, and knowledge of generalization, rules and principles. कि जो ज्ञान है, जो knowledge है, वो कन्वेंशनल है, वो किसी ट्रेंड या सीक्वेंस की हो सकती है, वो किसी क्राइटेरिया की हो सकती है, वो मेथडोलॉजी की हो सकती है, क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज की है, या फिर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. तो नॉलेज ऑफ जनरलाइजेशन इज रिलेटेड टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. मिस्टर ब्लूम डिवाइडेड इनटू 2, नॉलेज ऑफ रूल्स एंड जनरलाइजेशन एंड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन. ब्लूम महोदय ने इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारा सेकेंड लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का. अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट न्यू नॉलेज कम्स टू द स्टूडेंट. अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉलेज इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग. कि अंडरस्टैंडिंग पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब बच्चे की नॉलेज डेवलप हो चुकी हो. द टेक्सचुअल मैनर सच एज फैक्ट, वर्ड, मेथड, मीन्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन एक्वायर्ड, दैट इज इन द रिलेशन टू विच एबिलिटीज ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आर डेवलप्ड. ट्रांसलेटिंग देम इन वंस ओन वर्ड्स, एक्सप्लेनिंग, मेंशनिंग देम. कि अगर बच्चा सीखी हुई चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, मेंशन कर रहा है, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है वो डेवलप होना शुरू हो गया है. जिसे हम कहते हैं कि हमने नॉलेज तो प्रोवाइड कर दी, हमने ज्ञान प्रदान तो कर दिया, लेकिन अब बच्चा उस ज्ञान को अपने अनुसार डिलीवर कर रहा है, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. इसके भी 3 लेवल्स हैं. पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन और तीसरा एक्सप्लोरेशन. कि बच्चा अगर चीजों को ट्रांसलेट कर रहा है, अपने तरीके से समझा रहा है, अपने शब्दों में समझा रहा है, या इंटरप्रिटेशन कर रहा है, जो उसको समझ में आया उसके अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, बता रहा है. और एक्सट्रापोलेशन, कि ठीक है, उसने अपने ज्ञान जो सीखा उसके साथ अपना ज्ञान भी जोड़ा और सोर्सेज से ज्ञान जोड़ा और नॉलेज को डिलीवर कर रहा है. अगर ये चीजें हो रही हैं तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. फिर तीसरा आता है हमारा यूजेज या एप्लीकेशन, यानी प्रयोग. आफ्टर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जब बच्चे की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मतलब फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल कंप्लीट हो गया, तो अब थर्ड लेवल पर आते हैं, टुवर्ड्स
experimentation. It can also said knowledge and understanding are very important for experimentation. यानी कि पहला और दूसरा भाग लेवल इंपॉर्टेंट है थर्ड लेवल के लिए, विदाउट विच एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी इमेजिन्ड. इसमें भी 3 लेवल है. पहला लेवल जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, दूसरा डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट्स वीकनेस, एंड थर्ड राइटिंग द टेक्स्ट और वर्ड रूल्स इन योर ओन स्टेटमेंट. कि अगर बच्चे में नियमों के लिए जानकारी है, उनका सामान्यीकरण जानता है, नियमों की पूरी जानकारी रखता है, उनको कैसे अप्लाई करना है, तो बच्चे का थर्ड लेवल डेवलप हो रहा है. वो समस्याओं का निदान देख रहा है, कर सकता है, कमियों को ढूंढ रहा है एज अ टीचर. तो स्टूडेंट्स की कमियों को, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को डायग्नोसिस किया जा रहा है, या स्टूडेंट जब कार्य कर रहा है उसको कहीं समस्या आ रही है तो डेफिनेटली टीचर से ही पूछता है. और राइटिंग द टेक्स्ट और वर्ड्स रूल्स इन योर ओन स्टेटमेंट, कि उन नियमों का, अपने प्रयोगों का अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन दे रहा है. फिर चौथा आता है हमारा एनालिसिस यानी विश्लेषण. यहां भी वही चीज है, फॉलोज द स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज. जब अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई, नॉलेज हो गई, एप्लीकेशन हो गया, तब हमारा विश्लेषण शुरू होता है. इन दिस रूल, प्रिंसिपल, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. इसमें भी लेवल्स हैं. और एनालाइज द एलिमेंट्स, कि पूरे कंटेंट को एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. और लेवल 2 एनालाइजिंग द एलिमेंट्स एज सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स, और एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है. फिर बात आती है सिंथेसिस की, यानी कि संश्लेषण की. दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस एंड क्रिएटिव पर्पस. इन दिस एनालाइसिस एलिमेंट्स आर कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन न्यू फॉर्म. नए तरीके से उन चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है. इसमें जो लेवल्स हैं, क्रिएटिंग अ यूनिक कम्युनिकेशन थ्रू सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, नए तरीके, नए कम्युनिकेशन से हम उसे डिलीवर कर रहे हैं. देन फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू प्लान बाय सिंथेसाइजिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करके हम नया फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं. एंड एक्सप्लोरिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, बता रहे हैं. यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो वही है जो हमने कंटेंट एनालिसिस में एलिमेंट्स तैयार करे थे, उन्हें डिवाइड करा था, जो हमने पिछले स्टेप्स में करे हैं. और लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन. इन दिस लास्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव of the cognitive aspect, by taking critical decision regarding the rules, principle, facts of the syllabus, it is ascertained through examination. अब यहाँ पर evaluation हो रहा है examination के through, rather than type of criteria, how effective the learning experience in class teaching have been and how well the teaching objectives are achieved. कि हमने जो शिक्षण के उद्देश्य बनाए हैं वो उद्देश्य किस स्तर तक हमें प्राप्त हुए हैं, इसके लिए एग्जामिनेशन किया जा रहा है. एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं. जनरल क्वेश्चन आंसर ही रहता है क्लासरूम के लिए. वेदर द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हैव बीन अचीव्ड और नॉट, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, कितने, किस लेवल तक प्राप्त हुए हैं. इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट, अगर प्राप्त हुए हैं तो किस लेवल तक प्राप्त हुए हैं. In fact, evaluation is considered to be the test of rules, facts, concepts and principles. इस वीडियो में हमने कॉग्निटिव डोमेन को कंप्लीट लिया है. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.